वेस्ट बंगाल महिलाओं के लिए एक डेंजर जोन बन चुका है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वेस्ट बंगाल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में 10वें नंबर पे रखा है। लेकिन इसके ग्राउंड रियलिटी जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2022 में 40,725 औरतें और 10,571 लड़कियां गायब हो चुकी है। और सबसे ज्यादा केस वेस्ट बंगाल में सिर्फ इन दो एरिया से आए हैं, नॉर्थ 24 परगनास और साउथ 24 परगनास, जिसके कारण वेस्ट बंगाल अनऑफिशियली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में इंडिया का नंबर 1 स्पॉट बन चुका है। और लोगों के लापता होने का नंबर कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि अगर 2020 और 21 की रिपोर्ट को मिलाकर देखें तो सिर्फ इन 2 सालों में 1 लाख से ज्यादा लड़कियों को उठा लिया गया है, जिसमें से सिर्फ 44,000 लड़कियों का अभी तक पता लग पाया है और बाकी के 55,000 से भी ज्यादा लड़कियां अभी भी गायब है। जब द हिंदू के रिपोर्टर ने एक विक्टिम सुल्ताना का इंटरव्यू लिया, जो हाल ही में ह्यूमन ट्रैफिकर्स के दलदल से बाहर निकली है, ये बताती है कि पुलिस यहाँ पे केस रजिस्टर करने से भी मना करते हैं, और जब केस रजिस्टर भी हो जाता है तो विक्टिम को ढूंढने के लिए इन्हें ब्राइब देना पड़ता है। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये इस जाल में फंसे और इन्हें कितने बार बेचा गया और इस दलदल से कितना मुश्किल से ये बाहर निकल पाई। तो आइए जानते हैं इस एक वीडियो में वेस्ट बंगाल की ग्राउंड रियलिटी को, और यहाँ पे औरतों को कैसे बेचा जा रहा है, और जब कोई औरत इस दलदल से बाहर निकलती है तो सोसाइटी इनके साथ कितना बुरा बर्ताव करती है। और ये सब कुछ आपको एक विक्टिम की सच्ची घटना से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस वर्ड का सिंपल सा मतलब है कि जब किसी को जबरदस्ती या धोखे से एक अच्छा फ्यूचर या लाइफस्टाइल का सपना दिखाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट या लेबर बना दिया जाता है, तो उसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और इस प्रैक्टिस को करने वाले को ह्यूमन ट्रैफिकर्स। लेकिन इतने घटिया लोग आए कहां से? कोविड-19 पैंडेमिक, जिसने दुनिया भर के गरीबों को और गरीब बना दिया, रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं, एक अच्छा काम नहीं, और हजारों लोग जब भूख से मर रहे थे तो इन्हीं परेशानियों का फायदा उठाना शुरू किया ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने। और ये लोग झूठे सपनों का भरोसा दिलाकर इन लोगों को किडनैप कर लेते हैं, जिनका एज के अकॉर्डिंग मार्केट में बोली लगाई जाती है। अगर लड़का होता है तो उसे चाइल्ड लेबर के लिए भेज दिया जाता है, और अगर लड़की होती है तो उसे प्रोस्टिट्यूशन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए बेच दिया जाता है। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर, जिनके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। इनका इमेजिनरी नाम है सुल्ताना, और ये एक 30 साल की महिला है जो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव सुंदी पुकुरिया में रहती है। ये बताते हैं कि शादी के बाद जब इनके 2 जुड़वा लड़की हुई तो इनके पति ने इनको तलाक दे दिया, जिसके कारण इन दोनों बच्चों का पालन पोषण अब सुल्ताना को ही करना था, क्योंकि घर में सुल्ताना के अलावा कमाने वाला कोई और नहीं था। हाल ही में मार्केट में एक अजनबी महिला जिनसे सुल्ताना की दोस्ती हुई थी, इन्होंने हावड़ा में एक जॉब के बारे में बताया और सुल्ताना को विश्वास दिलाया कि ये जॉब तुम्हारे जीवन को बेहतर बना देगा। और इसी उम्मीद से सुल्ताना अगले ही दिन इस औरत के साथ हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। लेकिन किसे पता था ये सफर इन्हें एक ऐसे दलदल में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। सुल्ताना बताती है कि जब इन्होंने सफर के बीच में इस औरत का खाना खाया तो ये बेहोश हो गई और हावड़ा की जगह ये उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर पहुंच गए। और अगर सुल्ताना हेल्प के लिए चिल्लाती तो 2 अजनबी लोग इनकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि इनकी 2 साल की बेटी इन अजनबी के साथ ही खेल रही थी। और जब इन्हें कानपुर से दिल्ली लाया गया तो सुल्ताना और इनकी 2 साल की बेटी को 2 बार बेचा गया। पहली बार सुल्ताना को 70,000 और इनकी बेटी को 20,000 में एक मसाज पार्लर वाले को बेचा गया, और दूसरी बार जब सुल्ताना पार्लर से भागने की कोशिश कर रही थी तो इन्हें नेपाल में जाकर बेचा गया, जहाँ पे इन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया जा रहा था। प्रोस्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि किसी को पैसे के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए फोर्स करना। लेकिन जैसे तैसे सुल्ताना अपनी एक सोने की अंगूठी को बेचकर यहाँ से भागने में सफल रहती है, लेकिन अभी भी इनकी बेटी इन ट्रैफिकर्स के पास ही थी। इसलिए सुल्ताना वेस्ट बंगाल पहुंचकर सीधे पुलिस स्टेशन जाती है अपनी बेटी के लिए रिपोर्ट लिखवाने। और कई महीनों तक पुलिस के चक्कर काटने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सुल्ताना को 50,000 रुपए का ब्राइब देना पड़ा, जिसके बाद इनकी बेटी को दिल्ली से बचा लिया गया। लेकिन पुलिस वालों ने वेस्ट बंगाल के माफिया को तो पकड़ लिया, लेकिन अभी भी दिल्ली के माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि माँ बेटी एक साथ आ गए और इस दलदल से भी बाहर निकल गए तो इनकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। तो याद करो रामायण, जब माता सीता वापस आई थी तो यही समाज उनके ऊपर उंगली उठाया था। तो आज के डेट में सुल्ताना इन सोसाइटी से कैसे बच सकती थी? क्योंकि जब सुल्ताना अपनी बेटी के साथ गांव वापस लौट रही थी तो गांव वालों ने गांव में एंट्री देने से मना कर दिया,
और चेतावनी दी कि अगर आप माता पिता से मिलने गांव में एंट्री करोगे तो आपको मारा जाएगा। बेसिकली इनकी कहानी का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको समझ में आए कि एक विक्टिम के ऊपर कितना खतरनाक असर पड़ता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। और ऐसा हर साल हजारों महिलाओं के साथ होता आ रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही इतने सारे केस क्यों देखे जा रहे हैं? सबसे पहला कारण है साइक्लोन। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक जंगल है सुंदरबन, जो 25,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जहाँ पे 45 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें से 50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, यानी ऐसे लोग जिनका महीने का खर्च सिर्फ 816 रुपए रहता है। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण पिछले 4 सालों में 3 बार सुपर साइक्लोन आ चुका है, जिसमें न ही सिर्फ लोग मारे जाते हैं बल्कि हजारों लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। और साइक्लोन से पहले ये लोग पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर आते हैं, लेकिन साइक्लोन इन्हें दोबारा एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेल देता है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, जो देश भर में तो फैल ही रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और तीसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस, और इन्हीं सब बातों का फायदा उठाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स। क्योंकि आज के डेट में टोटल 1100 गांव है सुंदरबन में, लेकिन ऐसा एक भी गांव नहीं होगा जहां पे लड़कियां या औरतें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार नहीं बनी होगी। सुल्ताना की तरह एक केस है नसीमा का, जो एक लड़के से प्यार करती थी और जब इसने शादी का वादा करके नसीमा को दिल्ली लेकर आ गया, लेकिन शादी के बजाय इस लड़के ने नसीमा को ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेच दिया, जिन्होंने नसीमा का रेप किया और कई सालों तक फिजिकल टॉर्चर किया। और जब ये टॉर्चर को सहन नहीं कर पाई तो इन्हें हॉस्पिटल में जाके एडमिट किया गया और ये एड्स से पीड़ित हो चुके थे। और जब डॉक्टर को नसीमा के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और इस दलदल से नसीमा को बाहर निकाल लिया गया। और जब नसीमा अपने गांव साउथ 24 परगनास पहुंची तो 1 महीने तक नसीमा शर्म के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि हर कोई नसीमा के पास को ही जानने में उत्सुक था। वेस्ट बंगाल में कई ऐसे भी केस आए हैं जिसमें कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लापता होने की खबर पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाते, और इसका कारण है सोशल ऑस्ट्रेसिज्म। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने पुलिस को बता दिया तो गांव वाले इन्हें बुरे नजर से देखेंगे और इनको गांव से भी बाहर निकाल देंगे। इसी वजह से वेस्ट बंगाल में आधे से ज्यादा केस रजिस्टर ही नहीं होते। हालांकि वेस्ट बंगाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए पुलिस के अलावा कुछ एनजीओ और लोकल एक्टिविस्ट भी लगे पड़े हैं। इन्हीं में से एक लोकल एक्टिविस्ट सुमित्रा मंडल, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इस काम के लिए अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, ये बताते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है विक्टिम को पहचानना, क्योंकि कई बार फॉल्स प्रॉमिस के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ही बाहर भेज देते हैं। और पेंडेमिक के बीच जब बच्चों के पास हाथ में फोन होने लगे तो वो बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर कई बार वो अपने घरों को खुद ही छोड़ देते थे। अगर सरकार ह्यूमन ट्रैफिकर्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो वेस्ट बंगाल में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे और रोजाना हर एक गरीब घर से लड़की गायब होती रहेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें। और ऐसा ही वीडियो मैंने एक चिप्स के ऊपर बना रखा है जो आपके हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब